जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपको बीटीजीएस क्लासेस में। आज हम अपने नए वीडियो में वर्ग 8 के विज्ञान विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लिया है जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला चैप्टर सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैंने जब इस चैप्टर का अध्ययन किया तो इसमें देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे जो हमारे सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते थे। तो आज हम इन्हीं चैप्टर को ध्यान में रखते हुए और इसके विभिन्न बिंदुओं को हम समझेंगे और देखेंगे कि अगर हम इस बिंदु को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा और इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम बहुत भली भांति से अपने दिमाग में सेट कर और इनकी उपयोगिता को हम अपने परीक्षा में सफल कर सकते हैं। तो आइए इनको समझते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले है कि दहन क्या है, इसी को ध्यान में रखते हैं। दहन के बारे में हम जाने कि दहन आखिर होता क्या है। हम अपने अगल बगल अपने घरों में आग को जलते हुए देखा है, लेकिन आग को जलते हुए देखा है लेकिन कभी उसका एनालिसिस नहीं किया है, उसके बारे में समझा नहीं है, उसको जाना नहीं है कि आग जलता कैसे है, ये आग जलने की प्रक्रिया होती कैसे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस दहन को समझेंगे कि आग जलता क्या है। तो इसका जो रासायनिक परिभाषा है उसको हम देने का प्रयास कर देंगे कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, पूरा होने के लिए उसमें कम से कम दो पदार्थों का होना आवश्यक है। तो स्वाभाविक है कि इस दहन को जब हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थों का होना आवश्यक है। तो हाँ, ये सही है, इसमें भी दो पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रिया, अर्थात ये दहन जो है दो पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रिया। अब ये पदार्थ कौन है, इनको ध्यान में देखें। तो पहला पदार्थ होता है एक ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ मतलब लकड़ी, कागज या वैसा कोई भी पदार्थ जो जलता है। ज्वलनशील पदार्थ से तात्पर्य यह है कि कोई भी पदार्थ जो आग में डालने पर जल सकता है, जैसे लकड़ी, कागज, मोमबत्ती इत्यादि। तो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन अर्थात इसको हम अब बेहतर ढंग से समझ ले कि ये दहन जो है ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो होता है ऊष्मा और प्लस प्रकाश। हम सभी देखते हैं कि जब कभी भी आग को जलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में उसमें से ऊष्मा निकलता है, ताप निकलता है या गर्मी निकलता है और प्रकाश निकलता है। तो इसको एक बार और समझ लें कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच होता है, तो वो होता है ज्वलनशील पदार्थ अर्थात लकड़ी या कागज और ऑक्सीजन के बीच। और ये दोनों पदार्थों के बीच जब अभिक्रिया संपन्न होता है तो हमें प्राप्त होता है ऊष्मा और अब किसी भी पदार्थ को जलने से पूर्व कुछ उसमें प्रक्रियाएं संपन्न होती है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों को जैसे ही हम आग के संपर्क में ले जाएंगे वो तुरंत जल जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि आग के संपर्क में ले जाएंगे, आग के संपर्क में कुछ देर तक रखेंगे तब वह जाकर जलेगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि सभी पदार्थों का जो जलने की प्रक्रिया है वो एक साथ
नहीं होती है। कुछ पदार्थ जल्दी जल जाते हैं और कुछ पदार्थ देर से जलते हैं। तो ये जल्दी जलना और देर से जलने की अभिक्रिया को ही हम ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अर्थात जो पदार्थ जितना जल्दी जलेगा उस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा और जो पदार्थ जितना देर से जलेगा उस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा। तो अगर हम इसमें अगर कागज को लेते हैं, कागज और लकड़ी, ये दो पदार्थों को अगर हम लेते हैं और इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो क्या पाएंगे? कागज को जैसे हमने आग के संपर्क में ले गया वो तुरंत जल गया और लकड़ी को आग के संपर्क में ले गए, लकड़ी पहले धीरे धीरे गर्म हुआ और गर्म होने के बाद तब वो जलना प्रारंभ किया। अर्थात लकड़ी का ज्वलन ताप जो था वो अधिक था, इसलिए उसको अधिक समय लगा ज्वलन ताप ग्रहण करने में, और कागज का ज्वलन ताप जो है वो कम था, इसलिए वो जल्दी अपना ज्वलन ताप ग्रहण कर लिया और जलने लगा। तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम रहेगा वह पदार्थ जल्दी जलेगा। ज्वलन ताप, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम रहेगा वह बहुत जल्द आग पकड़ेगा उसमें, और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक रहेगा वह उतना ही देर से आग पकड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज्वलन ताप वह निम्न ताप है, किसी भी पदार्थ का निम्न ताप है जिसपे वह जलना प्रारंभ करता है। अब ये ज्वलन ताप प्रत्येक वस्तु का अलग अलग होता है, उसका अपना रासायनिक गुण होता है कि वो कोई पदार्थ कितना देर से जलेगा और कोई पदार्थ कितना जल्दी जलेगा। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ रसायन ऐसे भी होते हैं तो जो बिना आग के संपर्क में लाए ही वह जल जाता है, जिसे हम कहते हैं सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस अर्थात सफेद फास्फोरस एक ऐसा रसायन है जिसको हम कमरे के तापमान अर्थात समान तापमान पर भी जलता हुआ पाएंगे। अगर उसको हम बाहर हवा में निकाल दें तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। तो हम कह सकते हैं ये आप और हमें याद रखना है, अगर ये कोई पूछे कि वह कौन सा पदार्थ है या कौन सा रसायन है जो कमरे के तापमान पे ही आग पकड़ लेता है, अर्थात सबसे कम जो निम्न ज्वलन ताप होता है वो किस पदार्थ का होता है, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि वो होता है सफेद। अब जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो होता है दावानल। दावानल अगला पॉइंट होता है हमारा दावानल। दावानल। अब दावानल क्या है इसको हम समझने का प्रयास करें। कभी कभी हम सुनते हैं या पढ़े भी हैं, देखे तो हम लोग नहीं है लेकिन पढ़े हैं कि जंगलों में अपने आप आग लग जाता है या घास के मैदान में भी अपने आग लग जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जंगल में एक पेड़ दूसरे पेड़ पर गिर जाते हैं और सूख जाते हैं, और इस क्रम में लगातार हवा चलते रहती है और दोनों पेड़ एक दूसरे से घर्षण करते रहते हैं। घर्षण करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों लकड़ी अपना निम्न ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है। जब निम्न ज्वलन ताप प्राप्त करेगा तो वो अपने आप जलने लगेगा। ठीक उसी प्रकार घास के मैदानों में होता क्या है? घास के मैदानों में सूर्य का प्रकाश लगातार उस घास के मैदान सूखे घास के मैदान पर पड़ते रहता है, और जब सूखे घास के मैदान पर सूर्य का ताप प्राप्त पड़ते रहता है तो वो घास ज्वलन ताप को धीरे धीरे प्राप्त करते रहता है, अर्थात वो सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी है उसको वो प्राप्त करते रहते हैं, और प्राप्त करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो भी घास अपना निम्न ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है। जब निम्न ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है तो उसमें आग लग जाता है। तो इसी घटना को हम लोग दावानल के नाम से जानते हैं, अर्थात अपने आप जंगलों या घास के मैदान में अपने आप आग पकड़ लेना, स्वयं आग पकड़ लेना, इस घटना को हम लोग दावानल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि दहन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसको देखते हैं। अर्थात हमारा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है जलने हेतु आवश्यक शर्त। अर्थात जलने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त होने की आवश्यकता है।
तभी जाके दहन प्रक्रिया पूरा होगा या आग जलना शुरू होगा। तो इसमें हम तीन चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है ज्वलनशील पदार्थ, एक होता है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा होता है ऑक्सीजन, जो जलाएगा, ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन अर्थात जो जलने में सहायता करेगा, और तीसरा होगा कि ज्वलन ताप तक पहुंचाने के उपाय, अर्थात अगर ये तीनों चीज का संपर्क हो तब जाके दहन शुरू होगा या आग जलना शुरू होगा। अर्थात अगर ज्वलनशील पदार्थ रहेगा जिसको जलना है अर्थात लकड़ी, दूसरा है ऑक्सीजन जलाने में सहायता करे, ऑक्सीजन जलाने में सहायता करेगा तब जाके आग पकड़ेगा, या तथा ज्वलन ताप तक पहुंचाने अर्थात वो निम्न ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह स्थिति तक पहुंचाने का, उस निम्न ताप तक पहुंचाने के कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। तो वो उपाय कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा तब जाके ये दहन की प्रक्रिया शुरू होगी या आग जलना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माचिस का आविष्कार। माचिस का आविष्कार अर्थात माचिस का आविष्कार कैसा हुआ इसको भी हम थोड़ा जान लें। माचिस का आविष्कार, माचिस के आविष्कार में दो वैज्ञानिकों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिन्होंने सबसे पहले माचिस बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट बायल। पहले जो आते हैं वो होते हैं रॉबर्ट वायल। ये इन्होंने रॉबर्ट बायल ने 1680 में माचिस बनाने का प्रयास किया। रॉबर्ट बायल 1680 में सबसे पहले माचिस बनाने का प्रयास किया। इन्होंने जो माचिस बनाने का प्रयास किया इसमें दो रसायनों का इन्होंने उपयोग किया। एक सफेद फास्फोरस और दूसरा था सल्फर। ये क्या किए, इन्होंने अपने माचिस बनाने की प्रक्रिया में एक कागज लिए, दो कागज के टुकड़े लिए। एक कागज के टुकड़े पर उन्होंने सफेद फास्फोरस का लेप लगाया और दूसरे कागज के टुकड़े पर सल्फर लगाया। लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि सफेद फास्फोरस वो रसायन है जो समान तापमान में ही आग पकड़ लेता है। तो ये जब उन्होंने प्रक्रिया शुरू किया, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस की सहायता से जो माचिस बनाने का प्रयास किया वो सफल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये प्रयास किया वो अपने आप आग पकड़ लिया। तो उनका जो प्रयास था वो असफल हो गया। अर्थात लॉर्ड रॉबर्ट बायल ने 1680 में जो माचिस बनाने की प्रक्रिया शुरू किया था उनका प्रक्रिया वही समाप्त होगा, क्योंकि वो अपने आप आग पकड़ लिया। अब दूसरा जो प्रयास किया वो थे कार्ल लुंडस्टन। दूसरा प्रयास शुरू किया था कार्ल लुंडस्टन। ये प्रयास किए थे 1855। ये स्वीडन के थे। स्वीडन याद भी रखेंगे, हम सन भी याद रखेंगे और देश भी याद रखेंगे और उनका नाम भी याद रखेंगे, कार्ल लुंडस्टन जो माचिस बनाया उसी माचिस को आज हम लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने अपने माचिस बनाने की प्रक्रिया में इनसे अलग हट के काम किया। ये जो रॉबर्ट बायल थे इन्होंने जो सफेद फास्फोरस का उपयोग किया था उसको उन्होंने उपयोग नहीं किया, उन्होंने उपयोग किया लाल फास्फोरस। उन्होंने उपयोग किया लाल फास्फोरस और साथ में सल्फर का भी, सल्फर और एक और रसायन लिया पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम
क्लोरेट, क्लोरेट। अब हम इन दोनों रसायनों को याद रखेंगे कि जो कार्ल लुंडस्टन जिन्होंने 1855 में जो माचिस बनाया था, उन्होंने दो रसायन का उपयोग किया। एक था लाल फास्फोरस और सल्फर और दूसरा था पोटेशियम क्लोरेट। तो इन्होंने अलग अलग दोनों रसायनों को दो कागज पे अलग अलग लगा के दोनों इन लेपों को उन्होंने अलग अलग कागज पर लगाया और एक दूसरे में घर्षण किया, तब तो जाके वो आग जलना शुरू किया। तो इनका जो आविष्कार था वो सफल हो गया और उन्होंने जो सफल किया वो तिल्ली पर लगाया था। इसको भी हम याद रखेंगे, तिल्ली पर जो लगाया था वो था पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। पोटेशियम जो तिल्ली हम लोग लगाते हैं, अर्थात जो डिब्बा में बंद रहता है तिल्ली, उसमें जो रसायन रहता है वो रहता है पोटेशियम क्लोरेट, और जिसमें घर्षण करते हैं डिब्बा पर जो लगा रहता है उसमें रहता है लाल फास्फोरस प्लस सल्फर, लाल फास्फोरस प्लस सल्फर। तो इन्होंने ये कार्ल लुंडस्टन ने 1855 जो माचिस बनाया जिसे सेफ्टी माचिस कहा जाता है, उन्होंने जो रसायन उपयोग किया वो लाल फास्फोरस सल्फर डिब्बा पर उपयोग किया, अर्थात डिब्बी पर जिसमें हम लोग घसते हैं उस पर उन्होंने लाल फास्फोरस लगाया, और जो तिल्ली जिसको घसते हैं उस पर उन्होंने पोटेशियम क्लोरेट। अतः इसको ऐसे भी हम समझ लें, अगर ये तिल्ली है, ये तिल्ली है, तो तिल्ली पर इन्होंने लगाया था पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। और ये डिब्बी जो हम लोग यूज करते हैं जिसपे घसते हैं, डिब्बी ऐसे ऐसे रहता है, इस पे तो डिब्बी पर इन्होंने लगाया था लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्लस सल्फर, सल्फर। हमको ये दोनों रसायनों को याद रखना पड़ेगा कि तिल्ली पर कौन से रसायन लगे होते हैं और वो डिब्बी पर कौन से रसायन लगे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग माचिस का यूज करते हैं तो ये जानना भी जरूरी है, और हम लोग पढ़े लिखे हैं और बुक्स में दिया हुआ है तो इसको भी जानना जरूरी होता है कि पोटेशियम क्लोरेट जो रहता है वो तिल्ली पर लगा रहता है और डिब्बी पर जो लगा रहता है वो लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती की कहानी। मोमबत्ती, हम सभी मोमबत्ती से भली भांति परिचित हैं। दिवाली में भी हमने मोमबत्ती का बहुत सारा उपयोग किया है, और लाइट अगर कट जाता है रात के अंधेरे में हम मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। तो इसको हम जाने कि मोमबत्ती क्या है। तो मोमबत्ती जो है ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, रासायनिक रूप से ये हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती जो है रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों का ये रसायन है। और ये इसकी प्राप्ति कहां से होती है? प्राप्ति स्थान जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। अब इस हाइड्रोकार्बन के से जो बना मोम है उसके जलने की प्रक्रिया को देखते हैं, आखिर ये जलता कैसा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मोमबत्ती का बनावट जो होता है ये ऐसे होता है, और इसमें एक बीच में ये बत्ती लगा रहता है, ये बत्ती, और इस बत्ती को हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और इसको भी मोम में लपेट देते हैं। मोम लगा रहता है इस बत्ती में। जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाते हैं और माचिस की तिल्ली जब इस बत्ती के संपर्क में लाते हैं, बत्ती के संपर्क में लाते हैं, तो सबसे पहले वो मोम जो ठोस में है वो द्रव का रूप धारण करता है, और उस प्रकाश के वो माचिस की तिल्ली के प्रकाश से सबसे पहले वो ठोस द्रव में जाता है और द्रव से फिर गैस में जाता है, तब यह जलना शुरू करता है। अर्थात
वह गैस के रूप में जलता है। मोमबत्ती तो जलता नहीं है, मोमबत्ती अपना रूप बदलता है। वो सबसे पहले ठोस है तो द्रव में जाता है और द्रव से फिर गैस प्राप्त करता है, गैस में बनता है और गैस ही वो जलता है, जिससे हम मोमबत्ती से ज्वाला या प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। अगर हम कहते हैं कि मोम जलता है, ठीक है मोम जलता है, लेकिन जलने की प्रक्रिया हमको समझना है। कैसे? कि वो मोम जो है पहले ठोस में रहता है, ये है ठोस। ठोस से वो जाता है द्रव और द्रव से वह गैस का रूप धारण करता है और ये गैस से जलता है। इसमें भी जलने की प्रक्रिया जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन नीली, आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले नीले नीले खूबसूरत प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो वो हाइड्रोजन जलता है। जो नीली रूप में, सुनहरी नीली रूप में जो जलता है वो हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन जब जलता है तो अपने साथ कार्बन को भी जलाता है। इस प्रकार मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया को हम समझ लें बेहतर ढंग से कि सबसे पहले ठोस द्रव के रूप में जाता है और द्रव गैस के रूप में जाता है, तब वह गैस ही जलता है, तब जाके प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ये होता है मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया। तो हमें याद रखना है कि मोमबत्ती जो है वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोजन कार्बन का यौगिक है और इसकी प्राप्ति जो होती है वो होती है मधुमक्खी के छत्ते से। और इसको सबसे पहले जो हमने जानकारी दिया था वो थे माइकल फैराडे ने सबसे पहले मोमबत्ती के बारे में हमको जानकारी दी थी। क्योंकि माइकल फैराडे जो है वो विद्युत के क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक थे और उनकी अभिलाषा थी कि नई नई चीज का खोज करें, तो उन्होंने अपने खोज में ये माइकल फैराडे ने मोमबत्ती के बारे में जानकारी दी। अगला जो पॉइंट है वो है आग पर नियंत्रण कैसे किया जाए। आग पर नियंत्रण के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम जैसे आग कहीं लगता है और बुझाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी फेंक देते हैं और हम समझते हैं कि आग बुझ गया। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि वो पानी ने आग बुझाया कि उसके अंदर कुछ प्रक्रिया हुई तब जाकर आग बुझा। इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग आग पे पानी फेंक देते हैं, कभी कभी धूल भी फेंक के आग को बुझा देते हैं, तो पानी का गुण अलग है और धूल का गुण अलग है, लेकिन फिर भी आग बुझ जाता है। तो इसको जाने हम लोग थोड़ा कि आग पे जब पानी हम फेंकते हैं या धूल फेंकते हैं तो आग कैसे बुझ जाता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अगर जलती हुई आग पर हम लोग पानी फेंकते हैं, ये आग जल रहा है, यहां समझाते हैं, ये आग जल रहा है और इस पे हमने पानी फेंका तो आग जल रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ज्वलनशील पदार्थ यहां पर जल रहा है, ये कोई ज्वलनशील पदार्थ जल रहा है। और जैसे हमने आग पे पानी फेंका तो वो आग जाके सबसे पहले इस ज्वलनशील पदार्थ के ज्वलन ताप को अधिक कर देगा। ज्वलनशील पदार्थ के ज्वलन ताप को अधिक कर देगा। फर्स्ट क्रिया ये होगी कि जैसे हमने पानी को जलते हुए आग पर फेंका तो प्रथम क्रिया जो हुआ वो क्या हुआ कि ज्वलनशील पदार्थ के ज्वलन ताप को बढ़ा दिया। ज्वलन ताप बढ़ा। दूसरी प्रक्रिया जो हुई वो ये हुई कि जब पानी पड़ा आग पर तो उसमें से वाष्प, आप ध्यान दिए होंगे कि वाष्प बन लगता है, वाष्प बनता है और वो वाष्प क्या करता है, इस आग के चारों तरफ से कवर कर लेता है। वाष्प क्या करता है, चारों तरफ से आग को कवर कर लेता है। जब वाष्प आग को चारों तरफ से कवर कर लेता है, इसका अर्थ हुआ कि इस आग को बाहरी क्षेत्र से जो ऑक्सीजन मिल रहा था, चारों तरफ से ऑक्सीजन जो मिल रहा था
ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो आग के संपर्क से ऑक्सीजन को हटा देता है, अर्थात वो वाष्प इस आग को ऑक्सीजन के संपर्क से रोक देता है, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। तो ये दो प्रक्रिया हुई जिससे आग बुझ जाता है। एक पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ा दिया गया, दूसरा ये हुआ कि वो आग का वाष्प जो है चारों तरफ से उसको कवर कर लिया, और कवर करने का फल ये हुआ कि आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। फलस्वरूप क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो कहीं पर भी आग जलाने के लिए ये जरूरी है, आग बुझाने के लिए, और जब भी आग बुझता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्रिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अग्निशमन का कार्य कैसे होता है। अग्निशमन जो हमारे स्कूलों में भी रहता है और बहुत सारे ऑफिस में रहता है, और आग बुझाने का कार्य आता है, तो इसकी कार्य को भी हम लोग समझे कि अग्निशमन कैसे कार्य करता है। तो हम सभी जानते हैं कि अग्निशमन का बनावट ऐसे होता है, वो एक सिलेंडर में रहता है, और सिलेंडर के ऊपर ये जो आकृति बनी रहती है, इसमें बहुत सारे आकृति रहता है, और इस सिलेंडर में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी याद रखेंगे, सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उच्च मात्रा में भरा रहता है। और इसमें भी एक पात्र होता है, इसके अंदर एक बर्तन होता है, और इस बर्तन में जो है, इस बर्तन में भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। दो रसायन याद रखेंगे, एक इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और इसमें एक पात्र रहता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है, और इस पात्र में भी एक कांच की शीशी रहती है। यहां पर एक कांच की शीशी रहती है, और इस कांच की शीशी में अम्ल रहता है, अम्ल भरा रहता है। हम ये जो गैस सिलेंडर है, इसको ध्यान से देखें तो अध्ययन करें तो इसमें पाया जाता है कि ये सिलेंडर जो है स्वयं एक खाली डब्बा रहता है, और इस डब्बे में इस कांच के इस लोहे के सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है उच्च दाब पर, और उसमें एक पात्र रहता है, उस पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है, और सोडियम उस पात्र के अंदर भी एक शीशी रहता है, कांच की शीशी रहता है जिसमें अम्ल भरा रहता है। अब हम जब इसका उपयोग करते हैं, कहीं आग लगता है, तो इसका उपयोग करने के लिए यहां पर एक बनावट रहता है इस प्रकार का, और इस बनावट को, ये जो इसका संपर्क इससे रहता है कांच की शीशी से, अंदर कुछ बनावट ऐसे होते हैं, इस ढंग से बनाया जाता है कि जैसे इसको हम तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो ये अंदर की शीशी टूट जाती है, अंदर की शीशी, कांच की शीशी टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो ये अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच संपर्क होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और बहुत अधिक प्रेशर इस कार्बन डाइऑक्साइड पर पड़ने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पर जब प्रेशर पड़ता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसका जो उपयोग करते हैं, यहां पर अगर आग जल रहा है, ये आग जल रहा है, इसके संपर्क में लाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस आग के फेंकते हैं तो चारों तरफ से घेर लेता है। किसको? इस आग को चारों तरफ से घेरता है। फलस्वरूप होता क्या है कि इस आग को बाहर वातावरण से, हवा से जो ऑक्सीजन मिल रहा था, O2 ऑक्सीजन मिल रहा था, वो बंद हो जाता है, चारों तरफ से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो आग अपने आप बुझ जाता है। तो ये जो कार्य होता है, ये अग्निशमन का कार्य इसी प्रकार से होता है। वो उसका आंतरिक जो क्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो अलग होता है। उसके बाद वो बाहर निकल के आग को चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने के बाद बाहरी वातावरण से जो आग को ऑक्सीजन मिल रहा था, उस ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाता है, फलस्वरूप आग